हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, दोनों रिएक्शन जो हैं, इनकी परिभाषा क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहले उष्माक्षेपी की बात करेंगे, इसके बाद उष्माशोषी की बात करेंगे। दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। साथियों, क्या होती है उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर उष्मा का निकास होता है, जिनके अंदर ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है जिनके अंदर, उन्हें हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आपको दो लाइन ध्यान रखने हैं। जितनी भी वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर उष्मा का निकास होता है, उष्मा निकलती है, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती हैं, अधिकांश दहन वाली अभिक्रिया होती है। जिनमें भी किस प्रकार का दहन होता है वे समस्त होती हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी दहन होता है, जब भी कुछ चीज जलती है तो उसके अंदर उष्मा निकलती है। यानी आपको ध्यान रखना है, वे अभिक्रियाएं जिन उष्मा का निकास हो, उष्मा निकले, जिनमें दहन हो, वे समस्त कहलाए उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसकी परिभाषा हम पहले लिख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा या ऊर्जा यानी एनर्जी का निकास होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है। अधिकांश दहन की क्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी जिन भी क्रियाओं में किसी वस्तु का किसी प्रकार का दहन होगा, जिनमें उष्मा का निकास जिनमें होगा, वे समस्त अभिक्रियाएं कहलाएंगी उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं।
यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके हम 6-7 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हम फर्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं तो हम देखते हैं इससे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है मेथेन का दहन। मेथेन का दहन, यह हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। फिर प्राकृतिक गैस जो होती है उसके अंदर मेथेन पाई जाती है, प्राकृतिक गैस का दहन। साथ ही प्राकृतिक गैस जो होती है उसके अंदर मुख्यतः मेथेन पाई जाती है। और जब मेथेन का दहन होता है, जब भी मेथेन दहन होता है, हम जानते हैं मेथेन होती है CH4, और जब भी दहन क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो मेथेन गैस जो है, इन प्राकृतिक गैस जो है, इसका दहन होगा O2 की उपस्थिति में, और तो बनेगा CO2 बनेगा, और साथ में इसमें जल बनेगा, और साथ में एनर्जी बनेगी। इसकी बात करता हूं मैं। इसके बाद बात करता हूं, एक हम एग्जांपल पढ़ते हैं इसके अंदर श्वसन की क्रिया। श्वसन जो है यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया जो प्राणियों के अंदर श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया जो है यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के अंदर क्या होता है, ऊष्मा का निकास होता है, और जो ऊष्मा का निकास होता है तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछ जाता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? तो साथियों जो श्वसन क्रिया जो होती है उसके अंदर ऊष्मा का निकास होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इस कारण श्वसन की क्रिया जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज का दहन होता है, और ग्लूकोज का दहन जो होता है ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जिससे जल CO2 तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करता हूं श्वसन की क्रिया जो है यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी क्रिया है। हम जानते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का दहन होता है श्वसन की क्रिया के अंदर, और दहन जो होता है ये सदैव होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी जो आग जलती है, आग लगती है, आग जलती है, दहन जो होता है ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब दहन हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, CO2 बनेगा, और साथ में इसके अंदर जल बनेगा, और साथ में इसके अंदर एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। यानी बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 लगा देंगे, जहां 6 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे। तो साथियों हमने पढ़ा श्वसन जो है एक प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऊष्मा का निकास होता है। आगे हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। जो अपन सफेदी जो होती है, सफेदी का जो गट्टे जो आते बाजार के अंदर, सफेदी जो आती है बाजार के अंदर से, उस सफेदी को जब हम जल में डालते हैं, और जल में जब डालते हैं तो वह उबलती है, उसके अंदर भाप निकलता है। यदि भाप निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है, जो सफेद जो घोल होता है जिससे दीवार का पेंट किया जाता है, वह सफेदी जो होती है, चूने का जो पानी जो होता है, वे एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और उसका निर्माण किया जाता है। तो हम देखते हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का निर्माण, बुझे हुए चूने का निर्माण। हम जानते हैं कि जो CaO होता है, CaO इसको हम सफेदी कहते हैं सामान्य भाषा में, ये सफेदी होती है, और इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का नाम होता है, इसी का नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, जब बिना बुझे हुए चूने के अंदर, सफेदी के अंदर हम जल डालेंगे, ये हमने जल डाल दिया इसके अंदर, तो बनेगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और साथ में क्या होगा, साथ में इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। यानी जो बुझा हुआ चूना बन रहा है, इसका निर्माण जो हो रहा है, ये हो रहा है उष्मा छिपी अभिक्रिया के द्वारा। यानी जब हमने सफेदी को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को या बिना बुझे हुए चूने को हमने जल के अंदर डाला, तो हमारे पास बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। इसमें क्या हो रहा है, सब क्रिया के अंदर भी ऊर्जा का, उष्मा का, एनर्जी का विकास हो रहा है। अतः यही भी एक प्रकार उष्मा छिपी अभिक्रिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कोयले का दहन। जो कोयला जो होता है, कोयले का दहन भी जो है, कोयला का दहन, कोयला का दहन, कोयला का दहन, जो कोयला का जो दहन जो है, यह भी एक प्रकार की उष्मा छिपी क्रिया है। क्योंकि जो कोयला होता है सी होता है, कार्बन होता है, और इसका दहन जो होता है ये ऑटोक्लोव होता है। तो इसमें क्या बनता है, इसे बनता है, इसके अंदर बनेगा CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगी यानी ऊर्जा बनेगी। तो इसके अंदर ऊर्जा बन रही है, एनर्जी बन रही है, उष्मा निकाल रही है। तो यह भी एक प्रकार की उष्मा छिपी क्रिया है। यदि हम अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका अन्य एग्जाम्पल जो अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया है, जो अमोनिया का निर्माण, यदि हम अमोनिया निर्माण की बात करते हैं, यदि हम N2 को O2 को, यदि हम N2 को तथा O2 को, N2 और H2 को, N2 तथा H2 को यदि हम मिलाएं, तो हमारे पास बनेगा अमोनिया, यानी हमारे पास बनेगा अमोनिया, NH3 बन जाएगा, यानी हमारे पास बन जाएगा अमोनिया। जब हम नाइट्रोजन गैस को तथा हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब पर दोनों को मिलाएंगे, तो हमारे पास बनेगा अमोनिया बनेगा। तो दोनों के जब मिलेंगे दोनों, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। यह भी एक प्रकार का उष्मा छिपी का एग्जाम्पल है। तो साथियों, हमने पढ़ा उष्मा छिपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वे अभिक्रिया जिनमें क्या निकली, उष्मा का निकास होगा, जिनमें उष्मा निकलती है उन्हें हम कहते हैं उष्मा छिपी अभिक्रियाएं। जो उष्मा छिपी अभिक्रिया जो होती है, ये अधिकांशतः दहन की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने बात की मेथेन का दहन, मेथेन जो होती प्राकृतिक गैस होती है, इसको हम जलाएंगे, जलाने पे क्या होगा, इसके अंदर CO2 बाहर निकलेगी, जल बनेगा और साथ में एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा निकालने की एक प्रकार उष्मा छिपी अभिक्रिया है। श्वसन की अभिक्रिया है, ग्लूकोज का दहन होता है इसके अंदर उपस्थिति में, और CO2 जल तथा एनर्जी बनती है। यह भी उष्मा छिपी अभिक्रिया है। इसके बाद हमने बात की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण। यदि हम बिना बुझे चूने को यदि हम जल के अंदर घोलेंगे, जल में घोलेंगे, या हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं बिना बुझे हुए चूने के अंदर जल मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। और हम बात करते हैं कोयले के दहन की। यदि हम कोयला है जो कार्बन होता है उसको जलाएंगे कोयले को, तो इसमें क्या निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, साथ में एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी का निर्माण होगा। और अमोनिया यदि हम N2 को H2 को मिलाएंगे, इस अभिक्रिया में अमोनिया बढ़ेगा। अमोनिया जब बनेगा तो इस अभिक्रिया के अंदर भी उष्मा का निकास होगा। ये भी एक प्रकार की उष्मा छिपी अभिक्रिया है। साथ ही इस प्रकार हमने उष्मा छिपी अभिक्रिया की बात की। अब हम उष्मा शोषी अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उष्मा छिपी अभिक्रिया तो उष्मा शोषी अभिक्रिया एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। यानी उष्मा छिपी में क्या होगा, उष्मा का निकास होगा, और जब उष्मा शोषण में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा देनी पड़ेगी। ये अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। यदि एक याद है तो उससे अपने आप याद हो जाएगी। उष्मा छिपी में उष्मा का निकास, उष्मा निकलेगी, जबकि इसमें क्या होगा, उष्मा देनी पड़ेगी आपको, उष्मा का अवशोषण होगा। यानी अंतर कोश लाभ से दोनों में क्या अंतर है, तो उष्मा छिपी में उष्मा निकलती है, उष्मा का निकास होता है, और जो उष्मा शोषी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा का होता है अवशोषण। तो हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक
रिएक्शंस यानी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यानी वे समस्त अभिक्रिया जिनके अंदर उष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात जो बिना उष्मा के संपन्न नहीं होती है, जिन्हें उष्मा बाहर देनी पड़ती है, वे समस्त अभिक्रियाएं होंगी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का यानी ऊर्जा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें वो क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाकारक को क्रियाफल यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट में बदलने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है जिससे क्रियाकारक क्रियाफल में परिवर्तित हो जाता है। यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक को क्रियाफल में बदलना है तो उष्मा देनी पड़ेगी। जब तक उष्मा नहीं दी जाएगी तब तक क्रियाकारक जो है क्रियाफल नहीं बनाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जो बिना ऊर्जा के संपन्न नहीं होती हैं, बिना ऊर्जा के अवशोषण के संपन्न नहीं होती हैं, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बिना ऊर्जा अवशोषण के संपन्न नहीं होती हैं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं।
जैसे हम बात करते हैं बिना 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 बुझे हुए बिना बुझे हुए चूने का निर्माण, बिना बुझे चूने का निर्माण यानी सफेदी का निर्माण, सफेदी का निर्माण यानी हम ये कह सकते हैं कि सफेदी जो होती है उसका निर्माण है जब तक संपन्न नहीं होगा, जब तक उष्मा नहीं दी जाएगी, जब तक ऊर्जा नहीं दी जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को उस ताप पे गर्म करेंगे, जो CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब इसे उस ताप हम गर्म करेंगे तभी जाकर के हमारे पास सफेदी का निर्माण होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए जब उष्मा देंगे इसके अंदर तभी जाकर के CaO+CO2 निर्माण होगा। देखिए जो सफेदी जो है यानी बिना बुझे चूना जो है, यह हम कह सकते हैं सफेदी कह सकते हैं, बिना बुझे चूना है या कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक उष्मा नहीं दी जाएगी। देखिए जब वो कैल्शियम कार्बोनेट को ताप पे गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, ताप देंगे, तभी जाकर के यही सफेदी बनेगी यानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। जब तक हम चूने के पत्थर को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तब तक हम उष्मा नहीं देंगे, तब तक गर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है सफेदी का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं यह एक प्रकार की उष्मा सूक्ष्म अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं हो रही है जब तक उष्मा नहीं दी जा रही है। जब उष्मा देंगे तभी कैल्शियम ऑक्साइड निर्माण होगा, वरना नहीं होगा। अन्य की मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं अन्य की, सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। फेरस सल्फेट का विघटन, फेरस सल्फेट का विघटन, जिसे मैं बात करता हूं फेरस सल्फेट का विघटन। अन्य एग्जांपल बात करता हूं, जैसे मेरे पास FeSO4 है, फेरस सल्फेट है और फेरस सल्फेट को मुझे तोड़ना है, इसको विघटन करना है। इसको तभी होगा तब हम उष्मा देंगे। उष्मा देने पे क्या बनेगा, इसमें Fe2O3 बनेगा यानी इसके अंदर बनेगा फेरिक ऑक्साइड। साथ ही बनेगा इसके अंदर बनेगा इसके अंदर SO2 बनेगा और साथ में इसके अंदर SO3 बनेगा। यानी जो ये फेरस सल्फेट जो है इसका विघटन तभी होगा जब उष्मा देंगे, वरना इसका विघटन नहीं होगा। और फेरस सल्फेट जो विघटन जो है, इसका विघटन होने पर क्या बनेगा, यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। यानी जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तब तक नहीं बनेंगे जब तक इसे गर्म नहीं किया जाएगा, तब इसे उष्मा नहीं दी जाएगी। तो देखिए इसके अंदर इसको तोड़ने के लिए, इसको इन तीनों बदलने के लिए, यानी फेरस सल्फेट को Fe2O3 SO2 SO3 में चेंज करने के बदलने के लिए, यानी क्रिया कारक से क्रिया बनाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है, और तभी जाकर के यह उत्पाद बन रहा है। तो यही भी एक प्रकार सूक्ष्म अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उष्मा देनी पड़ रही है, उष्मा का हो रहा है अवशोषण। यदि हम अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और है, बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम पूछ जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण यदि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो हमें N2 को और O2 को दोनों को उस दाब पर उष्मा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर NO बनेगा, तब जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। यदि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो उष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि जो N2 है, N2
और O2 दोनों के मिलने से, यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, यानी NO बनेगा। NO जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है तब जाके बनेगा जब इसे हम क्या देंगे, N2 और O2 क्या देंगे, उष्मा देंगे, उष्मा देंगे, ताप देंगे, ऊर्जा देंगे। यानी N2 तथा O2 जो है तभी क्रिया करेंगे, तभी NO बनाएंगे जब इन दोनों को गर्म किया जाएगा, इनको उष्मा दी जाएगी। तो इसमें क्या और उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसमें सब जरूरत पड़ रही है, उष्मा का असर पड़ रही है। यह भी एक प्रकार उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अन्य की मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट का विघटन, लेड नाइट्रेट का विघटन। यदि हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। और यदि हमें इसको तोड़ना है, इसको विघटन करना है, तो हमें ताप देना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी। इसका नाम जो है ये लेड नाइट्रेट है। तो यदि इसको हमें तोड़ना है, इसका विघटन करना है, उष्मा देनी पड़ेगी। ये सिंबल जो मैं बता रहा हूं उष्मा देने का है। और तो इसमें बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। यानी तो लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट तब तक विघटित नहीं होगा जब तक इसमें इस ताप में दी जाएगा। और जब लेड नाइट्रेट को ताप दे जाएगा, उसमें दी जाएगी, तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट PbO यानी लेड ऑक्साइड के अंदर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर विघटित हो जाएगा। यानी जो लेड नाइट्रेट जो है ये उष्मा लेकर के, उष्मा ग्रहण करके यह PbO यानी लेड ऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर विघटित हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार से हमने क्या देखा, उष्मा शोषी अभिक्रिया को देखा। यानी वे समस्त अभिक्रिया जिनके अंदर उष्मा की आवश्यकता होती है, और वे अभिक्रिया जो होती है बिना उष्मा के, बिना ऊर्जा के संपन्न होती है। उष्मा देंगे इनके अंदर तभी जाकर के क्रिया कारक से क्रियाफल बनेगा, उष्मा नहीं देंगे तो क्रिया कारक से क्रियाफल नहीं बनेगा। जैसे मैंने बात की बुझे हुए चूने, यानी बिना बुझे चूने का निर्माण, यानी बिना बुझे चूना जो है ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पर। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने के पत्थर को हम जो गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे, तभी जाकर के क्या बनेगा, CaO बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। और यदि हम अन्य बात करते हैं फेर सल्फेट विघटन, जो फेर सल्फेट जो है यह उष्मा पाकर विघटित होगा और Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इन सब में क्या हो रहा है, उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, उष्मा बाहर से देनी पड़ रही है। और यदि हम जब बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, यानी N2 और O2 मिलकर के NO बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। कब बनाएंगे, उष्मा लेकर बनाएंगे, उष्मा ग्रहण करके बनाएंगे, उष्मा अवशोषित करके बनाएंगे। यह भी प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और लेड नाइट्रेट विघटन, लेड नाइट्रेट जो है ये तभी विघटित होगा, तभी टूटेगा जब उष्मा ग्रहण कर लेगा, उष्मा अवशोषित कर लेगा और ये बनाएगा PbO यानी लेड ऑक्साइड। PbO यानी लेड ऑक्साइड बनाएगा, साथ में NO2 बनाएगा और साथ में O2 बनाएगा। प्यारे लर्नर, इस प्रकार से हमने उष्मा शोषी की, उष्मा छिपी की बात, अभिक्रिया की बात की। इसी प्रकार आपके लिए हम बहुत अच्छे वीडियो अनेक टॉपिक को बुलाते रहेंगे। इस प्रकार हमारे जो लेक्चर्स हैं इनको देखते रहें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो अपने साथी हैं जिनको जरूरत है उनको आप शेयर भी कर दें। थैंक यू।